Hello students, today we are going to start a new topic, matrices, which is the plural of matrix. According to the NCERT, this is our third topic, matrix. Actually, this is not matrix, this is matrix algebra, क्योंकि ये हमारे algebra portions में आते हैं. अलजेब्रा पोर्शंस में दो टॉपिक्स आते हैं. फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज डिटर्मिनेंट, जिनका वेटेज 10 मार्क्स के होंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए. सो टुडे वी विल स्टडी द बेसिस ऑफ मैट्रिसेस बिकॉज इट इज अ कंप्लीटली न्यू टॉपिक फॉर अस. बट मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इस मैट्रिक्स को इवॉल्व किसने किया था, कब किया था और क्यों किया था. बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा और इसलिए कि आपका टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए. तो सब देयर आर 3 क्वेश्चंस, हु, व्हेन, व्हाई. किसने किया था, कब किया था और क्यों किया था इस मैट्रिसेस को इवॉल्व. सबसे पहले हम ये 2 क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो सबसे पहले मैट्रिक्स को इवॉल्व ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने 1850s में किया था. मैं इस बात को बोर्ड पर लिख देता हूं. किसने किया था? ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने 1850s में इस टर्म मैट्रिक्स को इवॉल्व किया था. इसके बाद इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर ने भी इस टर्म मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था 19th सेंचुरी में. मैं इस बात को भी लिख देता हूँ बोर्ड पे. इनके बाद इंग्लिश मैथमेटिशियन थे ये. इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर ने कब किया था? 19th सेंचुरी में इस टर्म मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था. और इनके बाद भी एक साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग ने इस टर्म मैट्रिसेस का यूज़ किया था अपने फेमस क्वांटम प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए. इन्होंने अपने फेमस क्वांटम प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए इस टर्म मैट्रिक्स का यूज़ किया था. सो सबसे पहले आर्थर कैले ने इस टर्म मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए आर्थर कैले को फादर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है. इनको फादर ऑफ मैट्रिक्स आर्थर कैले को कहा जाता है. ये तो बातें हो गई कि किसने किया था और कब किया था, बहुत ही शॉर्ट में. अब क्यों किया था भाई? सो इस मैट्रिक्स टर्म का इवॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए किया गया था. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप समझ ही रहे होंगे. कलेक्शन ऑफ सेवरल लीनियर इक्वेशंस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. फॉर एन एग्जांपल, 2x plus 5y is equal to 7, 3x plus 8y is equal to 4. ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए. और यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है. वेरिएबल x और y हो गया. लीनियर कैसे कि x पे और y पे डिग्री क्या है? 1 है. तो आप जानते होंगे कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इसको x और y का सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी. अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल होते हैं x y z तो आपको 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है x y z की वैल्यू निकालने के लिए. और उसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल होता तो आपको 4 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती x y z w की वैल्यू को निकालने के लिए. सो इसी चीज़ को इजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स टर्म इंट्रोड्यूस हुआ. बट आज के डेट में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, काफ़ी वास्ट, काफ़ी वाइड यूज़ है इसका. जैसे कि इसका यूज़ आपको कॉमर्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इसका यूज़ है, काफ़ी जगह यूज़ है इसका अभी के टाइम में. जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है. जैसे कि आप घर पे क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में आपको टीम्स और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होती हैं वहाँ पे. एक कमेंट्री होती है और एक ग्राफ्स होते हैं. तो ग्राफ जो आपके टीवी स्क्रीन पे आता है वो कैसे आता है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? तो उस ग्राफ का पीछे का जो मैकेनिज्म है वो मैट्रिक्स ही है.
क्योंकि वो जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री हम इंसानों को समझ में आता है, वो हम लोगों को समझ में आता है। उस सिस्टम को, कंप्यूटर को वो चीज़ समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को एक डेटा चाहिए कि जिस डेटा को वो एनालाइज करे और एनालाइज करके एक रिजल्ट दे। तो हम लोग प्लेयर्स के परफॉर्मेंस या टीम्स के परफॉर्मेंस को मैट्रिसेस, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट में करके उस डेटा को सिस्टम में डाला जाता है और वो सिस्टम उसको एनालाइज कर कर आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर वो ग्राफ शो करता है। तो ये तो था एक यूज़ मैट्रिक्स का, एक एग्जांपल जिससे पता चला कि मैट्रिक्स का यूज़ है क्या। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैट्रिसेस क्या है और ये पूरी डेफिनेशन समझाऊंगा इन डिटेल विथ एग्जांपल्स। उससे पहले आप कॉन्सेंट्रेट करें और हमारी बातों को ध्यान से सुनें। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का या फिर फंक्शंस का, और नंबर रियल होने चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें ये मैट्रिसेस नहीं पढ़ना, हमें ये मैट्रिसेस रियल नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ना है, क्योंकि यही हमारा सिलेबस है। सो मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का, और नंबर रियल होने चाहिए या फिर फंक्शंस का होते हैं। सो अब हम डेफिनेशंस को समझते हैं, और डेफिनेशंस को समझाने से पहले मैं यहाँ से एक वर्ड को हटा रहा हूँ क्योंकि हमें इस डेफिनेशंस को आसानी से समझ सकें। सो मैंने एम को यहाँ से हटाया है फिलहाल के लिए, फिर मैं बताऊंगा ये क्या है। तो पढ़ते हैं। आ रेक्टेंगुलर एरे, एरे मीन्स सिंपल अरेंजमेंट होता है, एरे मीन्स। सो आ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का, और नंबर रियल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, या फिर फंक्शंस होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए इन द फॉर्म एम हॉरिजेंटल लाइन होने चाहिए उसमें, एम हॉरिजेंटल लाइन जिसको हम लोग रोज बोलेंगे, हॉरिजेंटल लाइंस होने चाहिए उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जिसको हम लोग रोज बोलेंगे। एंड इन वर्टिकल लाइंस होने चाहिए, वर्टिकल लाइंस होने चाहिए, खड़े खड़े लाइन होने चाहिए जिसको हम कॉलम्स बोलेंगे। तो वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एक मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका ऑर्डर m बाई n का होगा। सो इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सो लेट एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 6। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग इस ब्रैसेस के अंदर लिखते हैं। सच एन एरे इज इनक्लोज्ड इन दिस ब्रैसेस और दिस ब्रैसेस। मैंने इस ब्रैसेस के अंदर इस अरेंजमेंट को लिखा है। एंड मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो देख लीजिए, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किसका है भाई? नंबर का। नंबर कैसे है? रियल है। फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट्स से फंक्शंस के एग्जांपल देखते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ऑल्सो अ फंक्शन। एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स, ये क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसके? नंबर के। नंबर कैसे हैं? रियल है, या फिर फंक्शंस के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग ब्रैसेस के अंदर लिखते हैं और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इस मैट्रिक्स को। अब आगे की बात समझाते हैं। इस तरह से होते हैं इसमें कि एम हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं, और एम हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कितने हॉरिजेंटल लाइंस हैं? 1 2। इसमें भी कितने हैं? 1 2। तो यहाँ पे एम, ये समझाने के लिए मैं सिंपलेस्ट वे में आपको समझाता हूँ इसको, और भी सिंपलेस्ट वे में समझिए इसको। यहाँ पे एम का मतलब हो गया नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस। तो एक बात और भी तो लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस को रोज बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, और हॉरिजेंटल लाइंस की जगह पे रोज को लिखा जा सकता है। तो एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इससे आप आसानी से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने हॉरिजेंटल लाइन है? 1 2। तो ये रो 1 हो गया और ये रो 2 हो गया। ये हो गया आपका रो 1 और ये हो गया आपका रो 2। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, ये पहला हॉरिजेंटल लाइन, ये दूसरी हॉरिजेंटल लाइन, और ये हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग बोलेंगे रो 1 और इसको रो 2। हॉरिजेंटल लाइन को रोज बोला जाता है। और
रखिएगा रो 1 रो 2, ऊपर से काउंट कीजिएगा, नीचे से नहीं, रो 1 रो 2 कर दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। एंड इन वर्टिकल लाइंस, इसमें इन वर्टिकल लाइंस होते हैं, वर्टिकल लाइंस इन वर्टिकल लाइंस होते हैं जिसको कॉलम बोलते हैं। इसे भी सिंपलेस्ट वे में समझते हैं हम। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोला जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस कितने हैं, 1 2 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम बोलते हैं। इसे बोलेंगे कॉलम 1, इसे बोलेंगे कॉलम 2, इसे बोलेंगे कॉलम 3। उसी तरह से इसमें भी फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकंड वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। और याद रखिएगा इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट हैंड साइड से नहीं। तो ये समझ में आया यहाँ तक। तो अब इससे कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर m बाई n का। तो देखिए यहाँ पे हेयर, इसमें हेयर m इज इक्वल टू व्हाट, कितने m है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, एंड n इज इक्वल टू इट इज 3। सो ये एक मैट्रिक्स हो गया, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 3। और एक बात और कि यहाँ पे इस बाई को हम लोग मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात मैं बताऊंगा आपको मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। बाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई से, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे हेयर m इज इक्वल टू कितने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 2, एंड n इज इक्वल टू इट इज ऑल्सो 2 वर्टिकल लाइन्स। सो इट इज अ मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, और बाई को हम लोग मल्टीप्लाई से दिखाएंगे यहाँ पे। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2। क्लियर। अब एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का या फिर फंक्शन का, नंबर का या फिर फंक्शन का, जिसमें इस तरह से होंगे इन द फॉर्म, जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे जिसको हम लोग रोज बोलेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसको हम लोग रोज बोल रहे हैं, रो 1 रो 2, रो 1 रो 2, एंड n वर्टिकल लाइन जिसको कॉलम कहते हैं। तो n वर्टिकल लाइंस है जिसको हम लोग कॉलम बोल रहे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसी तरह इसमें भी कॉलम 1 कॉलम 2। तो उससे कहेंगे कि इस कॉल्ड अ मैट्रिक्स, वो एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, m बाई n। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 3, और इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। अब बात है कि ये mn क्या है, व्हाट इज mn। तो देखिए समझिए, ये सब जो है यहाँ पे 1 3 5 7 9 6, ये सब एलिमेंट है। क्या है ये सब, ये सब के सब एलिमेंट्स हैं, या फिर इसको हम लोग एंट्रीज भी बोलते हैं। एंट्रीज बहुत रेयरली यूज होता है, ज़्यादातर एलिमेंट्स यूज होते हैं। ये सारे एलिमेंट्स, इसी तरह साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, तो हम लोग सिंपल इसको क्या करेंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ m बाई m एंड n, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। m एंड n का ये प्रोडक्ट है और इसको हम लोग लिखते हैं mn। समझ में आई बात आपको। mn क्या है, लिखिए पढ़ लीजिए। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर मीन्स 6 नंबर, 4 नंबर, मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो 6 नंबर का या फिर 4 फंक्शंस का इन द फॉर्म, इस तरह से कि इसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं एंड n वर्टिकल लाइंस हैं जिसको कॉलम बोलते हैं। ये हो गया मैट्रिक्स ऑर्डर m बाई n का, ये हो गया मैट्रिक्स 2 बाई 3 का, ये हो गया मैट्रिक्स 2 बाई 2 का। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे एक बात होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ऑर्डर होता है, एक पहचान होता है जिसको हम लोग एक जगह रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। तो एक बात को भी मैं समझाता हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सो बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है। देखते हैं ये क्या है, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज बाई, अभी मैंने आपको बताया बाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। और नंबर ऑफ रोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m बाई n। यही है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसे लिखते कहाँ पे हैं मैट्रिक्स में? तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 3 2 4 6 9 -1 √2 4। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। तो इसके ऑर्डर को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ये जगह किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है m बाई n के फॉर्म में। तो यहाँ पे m कितना है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 2 3, तो 3 बाई n कितने नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस? 1 2 3। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 का है और ऑर्डर को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं। b इज इक्वल टू 2 4 6 9। तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे? 2 रो है, 2 कॉलम है, 2/2। एक एग्जांपल और देखते हैं। 1 2 3। तो इसके ऑर्डर कितने हैं? इसमें कितने रो हैं? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? एक ही है, तो रो बाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे देख लीजिए, हेयर m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 1। इस तरह एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। d इज इक्वल टू 6 7 2। इसकी ऑर्डर क्या है? इसमें कितने रो हैं? ओनली 1 रो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ये ऑर्डर इसका हो गया 1/3 का। तो ये तो थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स, मीन्स कि मैट्रिक्स के एक पार्टिकुलर एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे पार्टिकुलर एलिमेंट की, मीन्स हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now our next topic is order to locate the positions of a particular element of a matrix। अब हम लोग देखेंगे कि एक मैट्रिक्स के पार्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशंस कैसे लोकेट करते हैं। सो देखते हैं। एन एलिमेंट अकरिंग इन ith रो एंड jth कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स A। सबसे पहले मैं ये ith एंड jth कॉलम को समझाता हूँ। ये ith एंड jth स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, यहाँ पे pth एंड qth नहीं किया जा सकता। और एक छोटी सी प्रॉब्लम बच्चों को स्टार्टिंग्स में होती है कि ये ith रो jth कॉलम m n, ये ith रो और m में, jth कॉलम एंड n में। मैंने m मीन्स आपको क्या बताया? नंबर ऑफ रोज। n मीन्स क्या बताया? नंबर ऑफ कॉलम्स। सो सबसे पहले हम ith रो और m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही ईजी है। ये ith रो और m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। m बताता है कि किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो क्या है, और ith रो बताएगा कि एक किसी पार्टिकुलर रो की ये बात करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि एक मैट्रिक्स में अगर 4 रो हैं तो वो m बताएगा, m इज इक्वल टू 4, मीन्स टोटल नंबर ऑफ रो उस मैट्रिक्स के 4 हैं। ith रो किसी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो या फिर फोर्थ रो की बात करेगा, एट अ टाइम किसी एक रो की बात करेगा। उसी तरह ये jth कॉलम और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये n जो है वो मैट्रिक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम है ये बताएगा, और jth कॉलम किसी एक खास पार्टिकुलर कॉलम की बात करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि एक मैट्रिक्स में अगर 3 कॉलम्स हैं तो n इज इक्वल टू 3, ये n नंबर ऑफ कॉलम बताएगा कि n इज इक्वल टू 3 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम उस मैट्रिक्स में 3 है। और ये jth कॉलम बताएगा कि वो फर्स्ट कॉलम की बात करेगा या सेकंड कॉलम की बात करेगा या थर्ड कॉलम की बात करेगा, एट अ टाइम किसी एक कॉलम की बात करेगा। ये तो थी छोटी सी बात है डिफरेंसेस में। अब आगे देखते हैं।
विल बी कॉल्ड आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या है ये पूरे स्टेटमेंट का? अगर कोई एलिमेंट अकर करता है ith रो और jth कॉलम में किसी एक मैट्रिक्स ए में, तो उसे कहा जाएगा आई जेथ एलिमेंट उस मैट्रिक्स ए का। और ये आई जेथ एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई ए आई जे। ये ए आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। ये आई जो है यहाँ पे ये बताएगा ith रो, और ये जे जो है वो बताएगा jth कॉलम। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, लेट्स से एक जनरल मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ। इन जनरल अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लेट्स से 3/2 इज गिवन बाय, एक जनरल वे में एक मैट्रिक्स मैं लिखूंगा जिसका ऑर्डर 3/2 का होगा। 3 मीन्स उसमें 3 रोज होने चाहिए, 2 मीन्स उसमें 2 ही कॉलम्स होने चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। सो यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आ गई, ये रिप्रेजेंटेशंस के साथ मैं समझा रहा हूँ इस बात को। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हो गया ए, तो फर्स्ट एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करेंगे A11 मीन्स ये 1 क्या बता रहा है? ith रो, मतलब ये फर्स्ट रो में है। ये 1 को क्या बता रहा है? ith कॉलम मीन्स ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। उसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा? A12 ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, ये 1 फर्स्ट रो में है, और ये 2 क्या बता रहा है? ये सेकंड कॉलम में है। तो ये एलिमेंट क्या हो गया? A12। क्या आगे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही कॉलम्स हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट ही कॉलम है। यहाँ पे क्या होगा? A सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे क्या होगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या होगा? थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये इन जनरल एक मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर 3/2 का है। सो एक एग्जांपल से शुरू और देखते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैंने लिया एक मैट्रिक्स 2 4 5 7 8 9, ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2 का है। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ फाइंड करो A11, फाइंड करो A21, फाइंड करो A32, फाइंड करो A33। ये फाइंड करने मैंने बोला आपको। तो A11 कौन है? A11 कहने का मतलब कि वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कौन सा आया? 2 आया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 आया। उसी तरह ये 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कौन आएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 5 आएगा। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, कौन आएगा? थर्ड रो सेकंड कॉलम में 9 आएगा। उसी तरह ये 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम है ही नहीं, सो एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। एलिमेंट ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, एक और नोटेशंस होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये वाले। सो इसकी A11 की जगह पे किसी बुक्स में आपको ये भी पूछ सकता है A11 की जगह पे कि बताओ 1th एलिमेंट कौन से हैं। ये A21 की जगह पे ये भी पूछ सकता है बताओ 2th एलिमेंट कौन से हैं। A32 की जगह पे ये भी पूछ सकता है A31th एलिमेंट कौन से हैं, ये बताओ। तो ये भी एक नोटेशंस है किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए, और ये भी एक नोटेशंस है किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ये दोनों ही नोटेशंस हैं। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं देख लूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह है। b = 3 2 1 5 7 9 11 √2 3 -3। ओके, सो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ A21 कौन है, सो आप क्या बताएंगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कौन है? 5। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए A32 बताओ कौन है, मीन्स थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, कौन आएगा? √2।
तो इस तरह आपसे पूछा जाए फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो है ही नहीं, मीन्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये क्लियर है। सो अब हम अगर ये क्लियर है सो हम आपको थोड़ा चेक करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। मैं एक मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ जिसका ऑर्डर होगा m/n का। सो उसे लिखते हैं, उसे लिखते लिखते हम लोग को समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट हमको कितना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो और भी उससे क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we are going to write a matrix of order m/n। सो थोड़ा नहीं बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ जिसकी ऑर्डर m/n की होगी। सो इस मैट्रिक्स के सबसे फर्स्ट एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नेक्स्ट A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से अगर मैं इस फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट को लिखूं तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? A1n फर्स्ट रो nth कॉलम, क्योंकि यहाँ पे n है। अगर n की जगह पे 5 होता तो ये फिफ्थ कॉलम होता है, यहाँ पे n है तो ये nth कॉलम होगा। क्लियर? नेक्स्ट A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली अगर मैं इस सेकंड रो के लास्ट एलिमेंट को लिखूं तो उसका रिप्रेजेंटेशन A2n सेकंड रो nth कॉलम। नाउ अब मैं इस मैट्रिक्स के सबसे लास्ट रो को फिल कर रहा हूँ क्योंकि समझने में इजी हो। तो सबसे लास्ट वाले रो को का फर्स्ट एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? m1 mth रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ पे m है। अगर m की जगह 3 होता तो ये थर्ड रो होता है, ये m है तो ये mth रो होगा m1। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? m2 नेक्स्ट m3 mth रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली अगर मैं ये लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट को लिखूँ तो उसका रिप्रेजेंटेशन mn mth रो nth कॉलम। क्लियर? अब थोड़ा और भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, उसी तरह से ये थर्ड रो हुआ होगा, यहाँ पे फोर्थ रो हुआ होगा, फिफ्थ रो हुआ होगा, सिक्स्थ रो हुआ होगा, पता नहीं कौन सा रो हुआ होगा क्योंकि ये जनरल वे में यहाँ पे m है। सो मैं यहाँ पे जनरल वे में एक रो लिख रहा हूँ ith रो बट कॉलम फर्स्ट, ith रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? ith रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? ith रो थर्ड कॉलम। उसी तरह ith रो के सबसे लास्ट एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ith रो nth कॉलम। क्लियर? अब मैं जिस तरह से रो को जनरल वे में लिखा हूँ उसी तरह एक कॉलम को जनरल वे में लिख रहा हूँ। देखिए ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है। इसी तरह कॉलम फोर्थ हुआ होगा, फिफ्थ हुआ होगा, सिक्स्थ हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा क्योंकि ये जनरल वे में है, यहाँ पे n है। सो मैं यहाँ पे एक कॉलम को लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं मान लिया कि यहाँ पे ये तो रो तो फर्स्ट है बट जेथ कॉलम हुआ होगा, यहाँ पे सेकंड रो जेथ कॉलम, यहाँ पे ith रो जेथ कॉलम और लास्ट mth रो जेथ कॉलम। क्लियर? ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एक मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर m/n की है। और मैं इस मैट्रिक्स को शॉर्टकट में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? aij m/n। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है क्या कि वेयर i की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी होगी बट m और m से छोटी होगी एंड j की वैल्यू n और n से छोटी और 1 और 1 से बड़ी होगी। इसे समझिए, ये दोनों बातों को समझें। ये i की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 1 या 1 से बड़ी है तभी वो मैट्रिक्स है। अगर कुछ भी नहीं हुआ होगा रो तो वो मैट्रिक्स ही नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका कोई अरेंजमेंट ही नहीं हुआ। सो
यहाँ पे ये m और m से छोटा होना चाहिए i, क्योंकि अगर m मान लीजिए किसी एक मैट्रिक्स का m4 है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ रो 4 है, तो i की जो वैल्यू होगी वो या तो फर्स्ट हो सकती है, या तो सेकंड हो सकती है, या तो थर्ड हो सकती है, या तो फोर्थ हो सकती है, फिफ्थ नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे i की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और m और m से छोटी होगी। सिमिलरली ये j की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 हो सकता है, अगर 1 कुछ भी नहीं होगा अगर कॉलम, तो वो मैट्रिक्स ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। सो यहाँ पे ये j की वैल्यू n और n से छोटी होनी चाहिए। n हो सकती है, अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं, तो j की वैल्यू फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ नहीं हो सकती है, वो इम्पॉसिबल है, वो उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा। सो यहाँ पे i की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और m और m से छोटी होगी, j की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और n और n से छोटी होगी। ये तो थी बात जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n की। लास्टली एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस ये है, मान लीजिए कंसिडर कीजिए एक मैट्रिक्स, कंसिडर अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 - 5 6 9 1 4। ये इसकी ऑर्डर क्या होगी? 2/3 की होगी। और इसमें पूछा जाए अगर आपसे A 2 1 A 2 3 A 3 2 A 2 2 A 2 4। सो लिखते हैं इसे A21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा भाई? 9। नेक्स्ट 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 4। A32 थर्ड रो है नहीं, सो एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम मीन्स 1। A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ तक क्लियर है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो सबसे पहली टाइप रो मैट्रिक्स, जिसे रो वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। सो रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी, मीन्स अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो is called row matrix. For an example, A is equal to, let's say 2 5 9. It is an example of row matrix because it has only one row. और इसके ऑर्डर क्या होंगे? 1/3. Now next example, B is equal to 2 7 1 5. This is also an example of row matrix because it has only one row. और इसके ऑर्डर भी क्या होंगे? 1/4 के होंगे, 1 रो 4 कॉलम। ओके, सो आप इस रो मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स के नाम से याद रखें फॉर आवर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज ऑल्सो अ सिंपल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को भी कॉलम वेक्टर के नाम से जाना जाता है, बट हमें अच्छे से याद रखने के लिए इसे सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स से ही याद रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन column is called column matrix. For an example, A is equal to 6 8 9. ये एग्जाम्पल हुआ कॉलम मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। सो इसके ऑर्डर क्या होंगे? 1 2 3 मीन्स 3 रो बाई 1 कॉलम, 3/1 की ऑर्डर होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। B इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसके ये भी क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है और इसके ऑर्डर क्या है? 4/1 के। सो क्लियर।
नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो. मीन्स अ मैट्रिक्स ऑफ order m by n such that m is not equal to n. नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए. ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So here number of rows means m is equal to 1 2 3 and number of column n is equal to 1 2 3 4. So m is not equal to n. यहाँ पे m और n number of row और number of column equal नहीं है. Hence it is a rectangular मैट्रिक्स. और इसके ऑर्डर बड़ा सिंपल है, क्या 3/4 के. सो क्लियर है यहाँ तक. सो आवर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स. सो बोर्ड पर थोड़ा जगह कम है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नल मैट्रिक्स. इसे नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या फिर जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है. नल या फिर जीरो बोला जा सकता है इसे. सो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, चाहे वो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो. सो अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर हैविंग all its elements are zero is called जीरो और नल मैट्रिक्स. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी कोई भी ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर का हो, बट उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए. ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं. ये बहुत ही ईजी है. सो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका. a इज इक्वल टू 0 0 0 0. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल मैट्रिक्स क्योंकि इस मैट्रिक्स के सारी एलिमेंट जीरो है. अनदर एग्जाम्पल b इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल मैट्रिक्स. इसकी ऑर्डर क्या होगी 2/3 की. क्लियर? नल मैट्रिक्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज next types of matrix, square matrix. Square matrix ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होगी. मीन्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n such that m is always equal to n. नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होने चाहिए. ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 6 1 √3 5 7 9 3 2 -1. Here m is equal to what? 3 and n is also equal to 3. नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है. सो m is equal to n. Hence it is a square matrix. Square matrix. सो इसके ऑर्डर क्या हो गए? तो इसके ऑर्डर हो गए 3/3 के. और एक चीज और, जैसे हम लोग लिखते हैं कि इट इज अ मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 3/3। सो सिंपली मैं 3/3 ना लिखकर मैं सीधा लिख दूँ ये बात कि इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये भी चलेगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, या वैसे भी लिख सकते हैं इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, दोनों ही सही है। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज, सिंपल सा एग्जाम्पल लिख ले देते हैं, 2 5 7 1। इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2/2 भी बोल सकते हैं। क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix is also a type of square matrix. Diagonal matrix is also a type of square matrix. ये square matrix का एक टाइप है, बट इसे समझाने के लिए एक टॉपिक और कुछ समझना होगा आपको, जिसका नाम है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमारा पहले डायगोनल एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स को समझेंगे। सो please pause the video to note it down. So diagonal elements, diagonal elements। अब मैं समझा रहा हूं आपको डायगोनल एलिमेंट के बारे में। Let a square matrix A is equal to Aij m/n की। देखिए ये डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिर्फ होगा, या फिर डायगोनल, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। क्यों होगा? देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों होगा। सो देन the diagonal elements of A is equal to Aij m/n are A11, A22, A33, A44 डॉट 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 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट मेन ये है कि मीन्स ऑलवेज, हमेशा किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के आई जे हमेशा इक्वल होने चाहिए। आई और जे हमेशा इक्वल होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो वैसे एलिमेंट को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 2 3 5 9 7 -2 4 5 6 -5 6। सो यहाँ पे इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी? 3/3 की। सो ये जो एलिमेंट है, ये 2 7 6, ये A11 की जगह पे, ये A22 की जगह पे, ये A33 की जगह पे। सो ये जो होगा, ये होगा आपका डायगोनल एलिमेंट्स। मीन्स यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स आपके 2 होंगे, 7 होंगे एंड 6 होंगे। क्लियर है? और इससे आप डायगोनल्स क्यों बोलेंगे? इससे डायगोनल्स क्यों नहीं बोलेंगे? सो इस वाले को प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। ये प्रिंसिपल डायगोनल है। देखिए ये रेक्टेंगुलर में नहीं मिलेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर यहीं तक रहता तो फिर डायगोनल मिलता ही नहीं मिलता। सो मैं इसलिए बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। सो आप समझ सकते हैं कि ये डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। आपको देखिए डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है, बट ये प्रिंसिपल डायगोनल है। और ये जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है A11 की पोजीशन पे, A22 की पोजीशन पे, A33 की पोजीशन पे, ये सारे डायगोनल एलिमेंट हो गए। क्लियर है? वन मोर एग्जांपल, लेट्स से A B C D E F G H I J K L M N O P। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे जिसकी ऑर्डर 4/4 की है। तो इसमें डायगोनल्स कौन होंगे? प्रिंसिपल डायगोनल ये होंगे, और डायगोनल एलिमेंट कौन होंगे? A E K P। ये डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे
कौन कौन से हैं? ए है, ई है, के है एंड पी है, और ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। बट सिंपली हम लोग डायगोनल ही बोलते हैं, इसे भी डायगोनल बोलते हैं, इसे भी डायगोनल ही बोलते हैं। सो ये था डायगोनल एलिमेंट्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। मीन्स अ स्क्वायर matrix is said to be diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zero। Means डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होने चाहिए। एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 5 0 0 0 3 0 0 0 2। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 का है, बट इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ अनदर एग्जांपल इज, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल 2 0 0 5। इट इज एन ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं। आप एक बात और याद रख सकते हैं इस डायगोनल एलिमेंट्स में कि डायगोनल एलिमेंट आर नॉट इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, कि इसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर है? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? एक टाइप है किसका? डायगोनल मैट्रिक्स का। टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स किसका टाइप था? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एक टाइप है। मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स प्लस स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों का ही टाइप्स हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी scalar matrix if its all diagonal elements are same। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल सिंपल है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है जिसका ऑर्डर 3/3 का है। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है। बहुत ही सिंपल। मैं लास्ट में सबको
एक समराइज करके आपको बता दूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे टाइप्स को। सो एक एग्जांपल और देख लेते हैं लास्टली। 5005 इट इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर 2x2 के हैं और इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है। बहुत ही सिंपल है। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी उसे जानते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का। सो ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होने चाहिए। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be identity matrix if it all diagonal elements are 1 and none diagonal elements are 0। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे कब? जब इसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होने चाहिए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर आई से डिनोट किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 का है और इसके डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वन मोर एग्जाम्पल्स। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स whose order is 3x3। सो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। सो इट इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं बातों को थोड़ा समराइज करता हूँ। और एक बात कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या फिर डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं कि उसका टाइप है ये। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, ये बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या देखा मैंने कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। इसके बाद देखा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो ये क्या था? एक टाइप था। किसका टाइप था? स्क्वायर मैट्रिक्स का ये टाइप था। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या था? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे वो 2 2 2 हो, 4 4 4 हो, 5 5 5 हो, 6 6 6 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो ये किसका टाइप था? ये भी एक टाइप बोला जा सकता है कि ये भी एक टाइप था किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। या फिर ये भी बोला जा सकता है कि ये एक टाइप था किसका? डायगोनल मैट्रिक्स का। क्लियर? फिर अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा क्या? अभी हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। सो ये किसका टाइप है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स का भी टाइप हो गया प्लस ये डायगोनल मैट्रिक्स का भी टाइप हो गया प्लस ये प्लस ये स्केलर मैट्रिक्स का भी एक टाइप हो गया। आप किसी का भी टाइप इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो ये एक आपको जनरेशन की तरह चल रहा है। ये इसकी क्वालिटी इसमें है, इसमें इस दोनों की क्वालिटी है और इसमें ये तीनों की क्वालिटी है। तो नाउ ये तो सिंपल सा थिंग्स था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि क्लियर हो गया आप लोगों को।
अब हमारा लास्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज। दो मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं बट दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशंस कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए एंड दूसरी कंडीशंस ये है कि दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। देखते हैं इसे। टू मैट्रिसेस लेट्स से A and B are said to be equal if पहली conditions they are of the same order। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्लियर है। सेकंड कंडीशंस their corresponding elements are equal एंड दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल, मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 5 6। सो मुझे इस मैट्रिक्स ए के इक्वल एक मैट्रिक्स लिखनी है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये मैट्रिसेस को सेम ऑर्डर होने चाहिए दोनों के, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। सो क्या करना पड़ेगा, एज इट इज सेम टू सेम लिखना होगा, तभी ऑर्डर सेम होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगी। सो ये इतना इजी था। हाँ, बट इतना भी इजी नहीं था। इसमें हम लोगों को एक्चुअली में एक्स वाई जेड मीन्स वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालनी होती है। सो समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से, तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंस मैंने लिखा है। ये 3 सेंटेंस को आप थोड़ी देर के लिए कंडीशन समझ लीजिए। अगर इसमें से कोई भी दो कंडीशंस अगर फुलफिल होता है किसी दो मैट्रिसेस के साथ, तो तीसरा कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल होगा। देखिए, अब पहला कंडीशन ये है कि दो मैट्रिसेस इक्वल होना, दूसरा कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होना, तीसरा कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इक्वल होना। सो अगर इसमें से कोई भी दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर रहा है किसी दो मैट्रिसेस को, सो थर्ड कंडीशन ऑटोमेटिकली सेट करेगा। जैसे मैं इस बात को लिख देता हूँ। देखिए, दो मैट्रिसेस का इक्वल होना, या दोनों के सेम ऑर्डर होना, या फिर दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना। ये 3 बातें हैं दो मैट्रिसेस के साथ। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल दिया हुआ है, दिखा रहा है इक्वल है, और उसके ऑर्डर सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। या फिर सेम ऑर्डर के हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो वो इक्वल हो जाएंगे। अगर वो इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है, तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली ये सेम हो जाएंगे। सो इससे एक एग्जांपल के थ्रू और भी समझते हैं। एग्जांपल, इफ ए एक मैट्रिक्स है x y 2 1 इज इक्वल टू 3 z w 4, और आपसे पूछ रहा है फाइंड x y z एंड w। सो देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इक्वल का साइन है भाई, इक्वल है, एंड दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, 2/2 के ही हैं। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। सो मैं सिंपली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2, w इज इक्वल टू 1। सो सिंपल। सो मैं एक और क्वेश्चंस करता हूँ
बुक से, एनसीईआरटी बुक से मैं एक क्वेश्चंस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 6 का सेकंड पार्ट। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ ये दोनों मैट्रिसेस आपको दे रखे हैं और ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इक्वल के साइन है क्योंकि सो इक्वल है, और ये दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। तो देखिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और दोनों के ऑर्डर सेम है, सो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल होंगे। सो इसे सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हेयर both matrices are equal and they are of the same order, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और दोनों के ऑर्डर देख लीजिए सेम है, 2/2 के ऑर्डर है। सो their corresponding elements, so उसके corresponding elements क्या हो जाएंगे? so their corresponding elements are equal, और अगर इसके corresponding element equal हो गए तो आसानी से हम इस बात को इस तरह से लिखेंगे। therefore ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। देखिए इक्वल ये, बट हमको ये इसकी ज़रूरत है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 एंड लास्टली एक्स वाई इज इक्वल टू 8। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए एंड इसे आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली, एंड इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 और 2 को थोड़ा सॉल्व कीजिए और आपको एक्स वाई की वैल्यू, z की तो निकल गई है, x और y की वैल्यू पता चलेगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से और मैं x को उधर भेज रहा हूँ और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब x को उधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8/x। क्लियर? सो मैं ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। सो इसी में 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। सो ये क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। नहीं होगा, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। सो नाउ आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8, कैसे वो भाई एलसीएम लेकर, इज इक्वल टू 6। सो मैं ये x को उधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। सो नाउ यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सो इसे सॉल्व करें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी x माइनस 4। अब ये 2 टर्म बचा, अब इसमें से x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। सो यहाँ बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 टर्म के प्रोडक्ट 0 हैं, या तो ये 0 होंगे या तो ये 0 होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। सो इफ़ x इज इक्वल टू 4, अगर x 4 हुआ होगा देन y इज इक्वल टू, y क्या हुआ होगा भाई, देख लीजिए, अगर x 4 हुआ होगा तो y 2 हुआ होगा। सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 6 माइनस 4 2। सो y 2 हो गया होगा। या व्हेन या इफ x इज इक्वल टू 2, जब x 2 हुआ होगा देन
y क्या हुआ होगा 4 हुआ होगा। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखिएगा, ये 2 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 6 - 2 4। मीन्स कि आपके पास दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 4 होगी और z की वैल्यू 0 होगी, या फिर x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 2 होगी एंड z की वैल्यू 0 होगी। सो सिंपली आपको समझ में आया यहाँ तक। और एक लास्ट थिंग, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होती है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो वो दोनों मैट्रिसेस कॉम्पेरेबल होंगी। ये बात भी आप याद रखिएगा कि दो मैट्रिसेस इक्वल है तो वो दोनों मैट्रिसेस कंपेयर किया जा सकता है, बट वो कंपेरेबल वाली बात इसमें ही आ गई है। सो आप कंसंट्रेट कर भी सकते हैं और इस बात को छोड़ भी सकते हैं। नाउ समथिंग मोर, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। मैं हर वीडियो के एंड में कुछ एक्स्ट्रा बताऊँगा आपको, और बहुत ही शॉर्ट में, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों को पहले से लिख कर रखा है कि आपके वीडियो का लेंथ लंबा ना हो जाए थोड़ा। सो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स का टाइप है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ये एक ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो जो होंगे वो कम होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n such that number of row is less than number of column is called horizontal matrix। मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे देखिए, इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4 है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रो इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सिंपल। नेक्स्ट वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसमें नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स नंबर ऑफ रो जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स से ज़्यादा होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n such that number of row is greater than number of कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। मैंने एक एग्जांपल भी लिख रखा है यहाँ पे। ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 3 4, m इज इक्वल टू 4, a number of column n is equal to 2। so here m means number of row is greater than number of column, so this is a vertical matrix, so simple। so please pause the video to note it down। Upper triangular matrix, it is and also a type of square matrix। ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके वो सारे एलिमेंट 0 होंगे, जिसके रो नंबर हमेशा बड़े होंगे कॉलम नंबर से। मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच aij इज इक्वल टू 0। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें aij वो सारे 0 होंगे फॉर ऑल, वो सारे के लिए जिसके रो नंबर बड़े होंगे कॉलम नंबर से, उसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल हेयर दिस एलिमेंट इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0। ओके, सो हेयर दिस द पोजिशन ऑफ दिस एलिमेंट इज A21 second row first column, and the position of this element is A31 and the position of this element is A32। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सारे एलिमेंट 0 हैं जिनके रो नंबर बड़े हैं कॉलम नंबर से, रो नंबर बड़े हैं कॉलम नंबर से, रो नंबर बड़े हैं कॉलम नंबर से। सो ये क्या हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के जस्ट नीचे वाला सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए और डायगोनल्स के ऊपर वाला सारे एलिमेंट इस तरह से होने चाहिए। सो अब किसी को लगता है कि अगर यहाँ पे 0 हो जाए, मैं इसी मैट्रिक्स को लिखा हूँ, बस एक एलिमेंट को रिप्लेस किया हूँ, 9 की जगह 0 लिखा हूँ, तो किसी को लगता है कि यहाँ पे अगर 0 आ गया तो ये फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। नहीं, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स के लिए जिनके रो नंबर बड़े हैं
कॉलम नंबर से। ओके, सो ये भी क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्लियर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नाउ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनके वो सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, जिनके रो नंबर इज ऑलवेज लेस देन या स्मॉलर देन कॉलम नंबर। क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, वो सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे जिनके रो नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन कॉलम नंबर। सो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए, ये एलिमेंट को देखिए आप, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट। ये एलिमेंट का पोजीशंस क्या है, तो इस एलिमेंट का पोजीशन है A12, इस एलिमेंट का पोजीशन है A13, इस एलिमेंट का पोजीशन है A23। आप देख सकते हैं यहाँ पे रो नंबर हमेशा छोटा है, स्मॉलर है किससे, कॉलम नंबर से। रो नंबर इज स्मॉलर देन कॉलम नंबर, रो नंबर इज स्मॉलर देन कॉलम नंबर। तो ये सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, सो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। डायगोनली आप देख सकते हैं ये। ओके, तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये 3 एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए जिनके कॉलम नंबर हमेशा बड़े होंगे रो नंबर से, या ऐसे ही बोल सकते हैं जिनके रो नंबर हमेशा छोटे होंगे कॉलम नंबर से। बाकी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। उसी तरह मैंने यहाँ पे सेम मैट्रिक्स लिखा है बट 3 को रिप्लेस किया यहाँ पे 0, तो किसी को कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं, ये भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है। आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है ये 3 एलिमेंट पे कि ये 3 एलिमेंट ज़ीरो हैं या नहीं जिनके रो नंबर छोटे हैं कॉलम नंबर से। सो क्लियर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So lastly, trace of a matrix. How to find trace of a matrix? So ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। तो देखते हैं ये क्या है। The trace of a square matrix A, किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A का ट्रेस क्या है भाई, तो इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट का समेशन है, इसे ही कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाई TR, और जिस मैट्रिसेस का आप ट्रेस कर रहे हो उसको यहाँ पे लिखना है इस ब्रैकेट्स के अंदर। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई दिस। तो ये क्या है, समेशन है I1 से लेकर N तक। नाउ मैं एक एग्जांपल से इसको और भी क्लियर कर दूँ आपको। एक मैट्रिक्स मैंने लिया है जो कि स्क्वायर है, 3x3 ऑर्डर का है। सो इसका ट्रेस क्या होगा भाई, तो समेशन होगा I1 से लेकर 3 तक। क्यों, क्योंकि इसमें 3 तक यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि इसमें 3 ही डायगोनल एलिमेंट हैं, A11, A22, A33 सबका समेशन। A11 कौन है, 2 है, A22 कौन है, 5 है, A33 कौन है, 7 है। तो 2 + 5 + 7 = 14। ये हो गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो ये लास्ट टॉपिक था हमारी इस वीडियो का। मैं नेक्स्ट इंट्रो के लास्ट में मैं वीडियो डालूंगा आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो कि मेंस एग्जामिनेशंस में थोड़ा बेनिफिशियल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।